नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिट। और आज इस वीडियो में जिस पोम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। जैसा कि टाइटल ही है ये एलिजी। सो एलिजी कैसी पोम होती है जिसमें कि किसी पर्सन की डेथ को आप कमेमोरेट करते हो, लेमेंट करते हो, या फिर किसी इवेंट को आप लेमेंट करते हो। यहाँ इस पर्टिकुलर पोम में एक कॉमन डेस्टिनी, जो कॉमन लोगों की कॉमन डेस्टिनी जो होती है उसको लेमेंट किया जा रहा है कि ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोविजन इन द लाइफ ऑफ दीज कॉमन पीपल दे रिमेन्ड एज सच। उनकी लाइफ अनइवेंटफुल रही और अनइवेंटफुल तरीके से ही वो छोड़ करके चले गए। दे कुड नॉट डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, दे कुड नॉट अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि किसी को पड़ी ही नहीं थी कि उनकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ मौके दिए जाएं। तो इन लोगों को, जो कि किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं है, तो थॉमस ग्रे को लगा कि यार आई शुड से सम वर्ड्स इन द प्रेज ऑफ दीज पीपल। वो जो चर्च यार्ड है उसमें बैठ करके इन्होंने ये पोम लिखी। व्हेन ही वाज लुकिंग एट द ग्रेव्स ऑफ कॉमन पीपल, सो ही गॉट द आइडिया दैट नोबडी हैज ever said a few words of praise for these people। ये एलेजिएक स्टैंजाज में लिखी हुई है, एलेजिएक स्टैंजाज या क्वाट्रेन, जो ए बी इस राइमिंग के जो क्वाट्रेन होती है, क्वाट्रेन इज ए स्टैंजा फॉर्म ऑफ 4 लाइन्स। तो उसमें ये पूरी पोम लिखी हुई है। आयम्बिक पेंटामीटर में है ये राइमिंग स्कीम है इसकी, और इसका पैटर्न जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि ये पैटर्न है अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, एंड ये पेयर आपके 5 पेयर्स ऐसे 5 फीट। कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे एंड लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। यानी जिस एटमॉस्फेयर में ये बात कह रहे हैं वो कैसा है? इट इज सिंपली, अगर इस पूरे स्टैंजा को कहा जाए तो इट इज द टाइम ऑफ ट्विलाइट। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन ये 4 लाइन्स में क्या कहा है उन्होंने, डिफरेंट जो इंडिकेशंस हैं ऐसे, जो कि शाम को, होने वाली शाम को इंडिकेट करते हैं। तो क्या क्या है? कर्फ्यू मतलब एक स्टेट ऑफ साइलेंस। स्टेट ऑफ साइलेंस मतलब गांव में आज भी वही है कि गांव में शाम होते ही बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो वो कर्फ्यू लाइक स्टेट वो क्या इंडिकेट करती है? एक टोल्स यहाँ पे रिंग्स के लिए। अब ये टोल पर्टिकुलरली कब यूज किया जाता है? जब चर्च बेल को बजाया जाता है, तो वर्ब जब बजाना, रिंग, उसको पर्टिकुलरली वो चर्च बेल कब, जब किसी की डेथ होती है तब वो जो चर्च बेल बजाई जाती है तो उसको पर्टिकुलरली टोल कहते हैं। और नेल को क्या कहते हैं? बेल। तो रिंग्स द बेल ऑफ पार्टिंग डे। पार्टिंग डे मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, डाइंग डे, यानी कि जो चर्च बेल है जिसको नेल पर्टिकुलरली कहते हैं, वो तब बजाई जाती है जब कोई somebody हैज डाइड। यहाँ पे what हैज डाइड? द डे इज डाइंग। और उसकी तरफ इंडिकेशन किया जा रहा है किस चीज से? कर्फ्यू से, यानी स्टेट ऑफ साइलेंस। मतलब द स्टेट ऑफ साइलेंस हैज सजेस्टेड दैट इट इज अ टाइम ऑफ ट्विलाइट। सिर्फ इतनी बात, ये शाम का टाइम है। दूसरा और इंडिकेशन क्या है? द लोइंग हर्ड। लोइंग मतलब मेकिंग अ साउंड, हर्ड मतलब जब कैटल, वाइंड मतलब मूव स्लोली ओवर द ली मतलब पैश्चर, अपने अपने पैश्चर की तरफ। जो वो पहले ये कल्चर गांव में अभी भी है कि जब वो जानवरों को, जो जितने भी कैटल होते थे, जितने भी मवेशी होते थे, उनको बाहर चराने के लिए ले आते थे, तो चराते हुए जब वापसी आते थे तो वो रंभाते हुए, लोए जो वर्ब है वो किसके लिए? रंभाना, यानी वो जो गाय भैंस, वो जितने भी बकरी, वो मैं करते हुए या रंभाते हुए जब वो अपने घर की तरफ आते थे, तो वो भी एक इशारा होता था कि शाम हो चुकी है। जानवरों के रंभाने की आवाज़ आपको मिल जाए तो समझ लीजिए शाम हो चुकी है। वो गोधूली का टाइम पर्टिकुलरली जिसको कहते हैं, पहले वो टाइम क्या होता था? गोधूली कहते थे उसको। गोधूली मतलब क्या है? गायों के जब चरने जाती थी तो उनके वापसी होते हुए और जो उनके पैरों से वो धूल उड़ती थी, तो वो ये इशारा होता था कि ये शाम हो चुकी, ट्विलाइट का टाइम। तो ये जानवरों की वापसी आने और उनकी आवाज़ निकालने से ये इंडिकेट हो रहा है दैट इट इज़ अ टाइम ऑफ ट्विलाइट। प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे। प्लॉट क्या होता है? जैसे ट्रज, घर की तरफ वो किसान जब वापसी आ रहा होता है तो वो थका हुआ घर की तरफ आ रहा है, तो वो थके हुए कदमों की चाल, द मैनर ऑफ वॉकिंग suggests that he is returning to his home and then it is a time of twilight, क्योंकि शाम को ही वो वापसी अपने घर आता है। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ
वो हर तरीके से गांव की आपको याद दिलाएगी। और गांव की शाम जो होती है, यहाँ पे बात ये है कि गांव की शाम कैसी होती है, मैं उसको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। वेरी वे, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। वे इज नॉट वेरी, वेरी इज द फार्मर। तो जब आप मिसप्लेस्ड एडजेक्टिव होता है, वेरी शुड हैव बीन प्रीसीडेड बाय द फार्मर हिमसेल्फ। वेरी कौन है? थकाऊ। वेरी मतलब टायर्ड। व्हेन द टायर्ड फार्मर रिटर्न्स बैक टू हिज हाउस आफ्टर द डेज लॉन्ग वर्क, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ट्विलाइट। जब वो किसान थके हारे कदमों से अपने घर की तरफ वापसी आए तो समझ लीजिए कि वो शाम का टाइम है। ये गांव की शाम है। और दूसरा क्या है? एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और जहाँ पे मैं फिलहाल बैठा हूँ तो वो ये सारे जितने भी इंडिकेशंस हैं, ये शाम का टाइम है। और शाम का टाइम है तो सब अपने अपने घर में है और अब बाहर कोई नहीं है। नाउ ओनली आई एम देयर सिटिंग एट दिस चर्चयार्ड सिमेट्री। ये जो कब्रिस्तान है यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी तन्हाई, मैं और ये कब्रिस्तान, एक सन्नाटा, एक अंधेरापन, और मेरे साथ में क्या है? ये कब्र, जिनको मैं देख करके कुछ कहना चाह रहा। अब उसी सन्नाटे को और किसी तरीके से, या उसी अकेलेपन को और डिफरेंट तरीके से यहाँ पे कहने की बात है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। अब अगर मैं चारों तरफ देखता हूँ तो वो जो बाहर दूर कहीं अगर रोशनी है भी, वो रोशनी भी क्या है? धीरे धीरे फेड होती चली जा रही है। गाँव की लाइफ, पहले तो गांव की लाइफ ऐसी होती थी, शाम मतलब अंधेरी शाम। अब तो गांव में भी लाइट्स हैं, लेकिन पहले क्या है कि जब हर तरह का जो दूर से आने वाली भी जो उजाला है वो भी फेड होते हुए नज़र आ जाए तो समझ लीजिए शाम। एंड ऑल द एयर अ सोलम स्टिलनेस होल्ड्स। उस पूरे एटमॉस्फेयर में एक अजीब सी शांति है, वो यहाँ पे मैं फील कर रहा हूँ। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट। सेव मतलब एक्सेप्ट, वो बाकी सब जगह सन्नाटा है, सिर्फ किसको छोड़ करके? जहाँ पे ये बीटल जैसे झींगुर विंगुर टाइप के होते हैं, वो झींगुर। व्हील्स मतलब क्या है कि इट इज मेकिंग इट्स फ्लाइट। तो फ्लाइंग, ड्रोनिंग फ्लाइट, ड्रोनिंग जैसे ड्रोन होता है ना, गुर गुर करके जो चलता है। ड्रैगन फ्लाई भी होती थी या झींगुर भी होता था। तो वो जब वो चल रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो उसके साथ में एक पंखों के तेज फड़फड़ाने की, जैसे आप आजकल ड्रोन जो देख सकते हो शादी उदी में, ड्रोन कैमरा जो होते हैं, तो वो उस तरह के साउंड्स पहले वो कीड़े मकोड़े से निकलती थी। वो फ्लाइट और उसके साथ जो उड़ने वाली आवाज़, उसको छोड़ दिया जाए तो सारा एटमॉस्फेयर क्या है? बिल्कुल सन्नाटे में है। एवरीवेयर देयर इज साइलेंस एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। ड्राउजी टिंकलिंग्स, ड्राउजी कौन होता है? यहाँ पे भी फिर ट्रांसफर एपिथेट है। ड्राउजी किसके लिए होना चाहिए था? पर्सन के लिए। ड्राउजी मतलब क्या है कि बिल्कुल नशे में होता है। अब यहाँ पे टिंकलिंग्स, जानवरों के गले में वो घंटियाँ बांध देते थे, तो वो घंटियाँ इशारे के लिए भी होती थी या फिर अपने शौक के लिए भी होती थी। वो जो दूर से आती हुई घंटी की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे आपको कंसोल कर रही है, आपको लल्लेबाई सुना रही है, लोरी सुना रही है। तो वो आवाज़, उसको छोड़ दिया जाए, या फिर वो झींगुर के उड़ने की जो आवाज़ है उसको छोड़ दिया जाए, तो चारों तरफ क्या है? सन्नाटे सन्नाटे। फिर और क्या एटमॉस्फेयर? यहाँ पे एटमॉस्फेयर ही बनाया जा रहा है अभी। दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर्ड द मोपिंग आउल डज to the moon complain of such as wandering near her sacred bower molest her ancient solitary reign। एक और आवाज़ आ रही है, आप कहाँ पे? yonder मतलब from that side। अगर उस साइड में जो आईवी टावर्ड है, टावर है, टावर के ऊपर जो आईवी मतलब जो क्रीपर, वॉल क्रीपर्स, तो जो वॉल क्रीपर से ढकी हुई जो टावर है, और उसमें एक उल्लू ने अपना घर बनाया हुआ है। और उस उल्लू का जो घर है वहाँ पे हो सकता है कि मून लाइट जारी हो, तो वो उसको अंधेरा पसंद है और वो थोड़ी सी वो साउंड निकाल रहा है। उल्लू जो साउंड निकाल रहा है, वो साउंड ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लेन कर रहा है कि वाई द मून लाइट इज कमिंग ऑन माई बावर। बावर मतलब ये सीक्रेट बावर, मतलब जो उसका नेस्ट है, जो कि उसने उन वॉल क्रीपर के अंदर बना रखा है, लेकिन उसमें से भी छन करके रोशनी मून लाइट की जा रही है। उस मून लाइट से वो क्या है? डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस डिस्टर्बेंस को एक कंप्लेन की फॉर्म में वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो साउंड को छोड़ दिया जाए, बाकी सब जगह सन्नाटा है। तीन तरह की आवाज़ है, वो झींगुर की आवाज़, टिंकलिंग सी आवाज़, यहाँ पे वो आउल, मोपिंग आउल। मोपिंग मतलब कंप्लेनिंग, मेकिंग साउंड। द आउल इज मेकिंग साउंड एंड द साउंड इज सिंपली जस्ट लाइक कंप्लेन। फॉर व्हाट? कंप्लेन
ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बाउर मोलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रिंग। ऐसा लग रहा है कि जैसे मून इज वॉन्डरिंग टुवर्ड्स द नेस्ट ऑफ द आउल एंड इट इज ट्राइंग टू मोलेस्ट हर, डिस्टर्ब हर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आउल इज गेटिंग डिस्टर्ब बाय द मूवमेंट एंड द मून लाइट ऑफ द मून। एंशिएंट सॉलिटरी रेन मतलब क्या है कि बहुत टाइम से एक छत्र राज जिसको कहते हैं, तो एक छत्र राज उसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इन्वेड कर रहा है। कौन इन्वेड कर रहा है? मून। मून की मूवमेंट उस नेस्ट तक जा रही है और उसको वो कंप्लेन कर रहा है, आवाज निकाल रहा है, तो वो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह सन्नाटा है। बीनीथ दोज रग्ड एम्स दैट यू ट्रीज शेड वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी अ माउल्डरिंग हीप। माउल्डरिंग मतलब जो माउंट्स होते हैं ना, जो कब्र, जैसे कब्र बनाते हैं तो वो उसके ऊपर जो मिट्टी डाल देते हैं तो एक बड़ा सा टीला टाइप का जो बन जाता है। अब इन जो यू ट्रीज और एम ट्रीज, ये दोनों तरह के ट्रीज होते हैं, ये कब्रिस्तानों में कॉमनली मिल जाते हैं वहाँ पे। इनकी शेड के नीचे अगर आप नज़र डालोगे तो आपको क्या मिलेंगी? वो कब्र। वो कब्रों में वो निकले हुए घास के छत्ते, उन कब्रों की तरफ मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। तो अब ये रूट से मतलब यहाँ पे है रस्टिक, रूरल। अब इन सारी एक एक सेल्स में, इन सारी एक एक कब्र में, इन कब्र के वॉल्ट्स जो हैं उनमें यहाँ इस गांव के, इस हैमलेट मतलब गांव, इस गांव के जो फोर फादर्स हैं वो एक एक अपनी अपनी सेल में, अपनी अपनी वॉल्ट में सोए हुए हैं एवरलास्ट। जिन लोगों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ वो इस एल्म ट्री, इस यू ट्री की जो शेड जहाँ पे पड़ रही है, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, और जो ये ऊपर मोल्डरिंग हीप्स हैं यानी मिट्टी के जो टीले हैं, तो ये कॉमन मिट्टी के टीले ना होकर के ये कब्र हैं, और इन कब्रों के अंदर जो वॉल्ट है उस वॉल्ट में इस गाँव के जो फोर फादर्स एक एक करके हमेशा से सोए हुए हैं। एंड नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस देयर ऑब्सक्योर लाइफ। अब वो स्लीप ऐसी है कि इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये जो सोए हुए हैं इनको कोई नहीं जगा सकता। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। जब सुबह होती है तो लोग पूजा पाठ करते हैं और वो धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं। वो खुशबू, वो सुगंध, सुबह की वो जो महक होती है, वो जो फ्रेशनेस होती है, वो कॉमनली आपको जगाती है। मतलब गाँव में कई बार जब आप छत पर सोए हुए होते हो तो वो जो सुगंध है सुबह की, वो जो फ्रेशनेस है वो आपकी आंखें खोल देती है। लेकिन ये जहाँ पे सोए हुए हैं वो सुबह की सुगंध भी इनकी आंखें नहीं खोल पाएगी, बिकॉज दे आर स्लीपिंग इटर्नली, हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। कॉमनली क्या जगाता है गाँव में? द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द एकोइंग हॉर्न ऑफ हंटर्स। वो जो छोटी सी बर्ड होती है जैसे स्पैरो टाइप की, वो जो ट्विटरिंग साउंड है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ जो अपने उन घास के तिनकों से बने हुए उस शेड से आती है, उस चहचहाट को सुन करके लोग जग जाते हैं। लेकिन ये लोग नहीं जग पाएंगे। या वो कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की बाँक, वो जो श्रिल क्लैरियन, वो जो शार्प क्लैरियन है, बाँक है, वो भी इनको नहीं जगा पाएगी, क्योंकि हम कॉमनली गाँव में कैसे उठते हैं? मुर्गे की बाँक से उठते हैं, वो भी यहाँ पर जगा नहीं पाएगी। या फिर एकोइंग हॉर्न, पहले हंटर्स जाते थे तो अपने साथ में हॉर्न ले जाते थे और हॉर्न बजाते हुए चले जाते थे। जिनको भी एकम्पनी करना है, जिनको भी उनको साथ देना है, वो उठ करके चल दे। तो वो एकोइंग हॉर्न भी अब इन लोगों को जगा नहीं पाएगा, ना तो ये हंटिंग करने जा सकते हैं उनके साथ। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। लवली बेड यहाँ पे क्या है? जो बेड इनका लगा हुआ है वो क्या है? जमीन के नीचे लगा हुआ है। तो दिस अंडरग्राउंड बेड जहाँ पे ये सोए हुए हैं, इनको इनमें से कोई सा भी फैक्टर जगा नहीं पाएगा जो कि कॉमनली सोए हुए को जगाता है। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। ब्लेजिंग हर्थ मतलब जैसे जो अवन, चूल्हा जलना। जैसे सुबह सुबह जब काम पे जा रहा है फार्मर, तो उसके लिए उसकी जो वाइफ है वो खाना बना करके दे रही है, चूल्हा जला रही है उसके लिए। तो इनके लिए कोई चूल्हा नहीं जला पाएगा, क्योंकि ये सोए हुए हैं, इटर्नली सोए हुए हैं, ना तो खेत पे जा सकते हैं, कहीं नहीं। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई देयर इवनिंग केयर। और ना ही इनके लिए जो बिजी हाउस वाइफ्स हैं वो घर के काम सारे निपटा करके और इनके लिए खाने की तैयारी करना, जो शाम के लिए खाने की तैयारी करना, जब ये वापसी आ रहे होते हैं तो इनके लिए खाना बनाना, तैयारी करना इनके लिए, तो ना तो इनके लिए वो हो पाएगी, बिकॉज दे आर नो मोर। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। सायर मतलब जो उनका पैट्रन है, यानी कि जो फादर है उनके, जैसे
फादर जब बाहर से आते हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनसे चिपक जाते हैं, अपनी तुतलाती आवाज़ में उनसे फादर फादर करके गले लग जाते हैं, उनको वेलकम करते हैं। तो इन लोगों को तो वेलकम भी करने के लिए इनके बच्चे दरवाजे पर नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर नो मोर। और क्लाइम हिज नीज द एनविट किस टू शेयर, या फिर जैसे बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि पापा मुझे उठा करके मुझे पहले प्यार करें। तो एनविट किस, एनविट मतलब वही जेलसी, कि अब छोटे में बच्चों में कंपटीशन हो जाता है कि फादर ने इसको प्यार कर लिया, मुझे नहीं किया। तो वो जो एक कंपटीशन होता है बच्चों का अपने फादर की अटेंशन को गेन करने का, व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज वर्क, डे लॉन्ग वर्क, इनके लिए वो भी नहीं हो पाएगी। न तो इनके लिए इनकी वाइफ इंतजार कर रही होगी, ना ही बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, इनके लिए कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे आर नो मोर। इनकी क्वालिटी को बताया जा रहा है। दीज पीपल हैव नॉट बीन ऑर्डिनरी पीपल। क्या क्या किया है इन्होंने? ऑफ्ट डिड हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, देयर फरो ऑफ्ट द स्टबन ग्लेब हैज ब्रोक। ग्लेब मतलब अर्थ, स्टबन मतलब जो सॉलिड, फरो जैसे कि आप जो हल होता है ना, जो टूल सो होते हैं, हल बैल टाइप के जो हल होता है, कल्टीवेटर होता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे कल्टीवेटर। सो अब ये जो लोग हैं ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, क्योंकि जब ये फार्मर्स अपने खेत में जाते थे तो इनकी सिकल जो टूल होता है जिससे कि फसल काटी जाती है, तो इनकी सिकल के आगे पूरी हार्वेस्ट दम तोड़ देती थी। मतलब ये एक ही झटके में अपनी पूरी फसल काट के लाते थे। और दूसरा क्या है कि कितनी भी स्ट्रॉन्ग या सॉलिड अर्थ हो, उस अर्थ को कल्टीवेटर चला करके ये फर्टाइल बना देते थे। ये ऐसे थे। एंड द फरो ऑफ्ट द स्टबन ग्लीब हैज़ ब्रोक। इनके उस हल के सामने और स्ट्रॉन्ग प्रहार के सामने वो स्टबन अर्थ वो भी अपने आप को ढीला कर देती थी और फर्टाइल हो जाती। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड। टीम यहाँ पे क्या है? टीम ऑफ बुलक, जो भी बुलक कार्ट चलाते होंगे या बुलक से वो हल चलाते होंगे, हल बैल। तो वो जोकन कंपनी, जोकन मतलब हैप्पी, ऐसा लगता था कि वो जो बैल जो थे या जो भी कैटल थे वो इनको समझते थे। इन्होंने एक आवाज़ लगाई और वो अपने राइट टाइम हो गए। एंड हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक। स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग। एक ही प्रहार में कितनी भी ये भारी लकड़ी हो उसको वो काट देते थे। वापसी आते थे, सो दे ब्रॉट द वुड्स विद देम ऑल्सो। ये बहुत मेहनती थे। दे वर लेबोरियस पीपल। लेट नॉट एम्बिशियस मोक देयर यूजफुल टॉयल। ये पर्सोनिफिकेशन है। एम्बिशियस मतलब एम्बिशियस पीपल। सो एम्बिशियस पीपल शुड नॉट मेक फन ऑफ देयर सिंपल लेबर। उस लेबर को ऑर्डिनरी नहीं कह सकते। वो जो फिजिकल लेबर थी, एम्बिशियस लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जिनकी जॉब लगी हुई है, जो सोफिस्टिकेटेड काम कर रहे हैं, तो उनको कोई हक नहीं बनता कि इन लोगों की जो ऑर्डिनरी लाइफ थी उसका मजाक उड़ाएं। ये कहें कि यार इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। इनके काम को इग्नोर करना या इनकी लाइफ को ऑर्डिनरी कह करके इग्नोर कर देना, रूल आउट कर देना, सो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। टॉयल वो जो लेबर थी, इनकी मेहनत जो, बिकॉज इट वॉज यूजफुल, वो अन्नदाता है, इट वॉज यूजफुल। इफ दे हैड नॉट वर्कड इन देयर फार्मर, सो सर्टेनली द एम्बिशियस पीपल वुड नॉट हैव something in their plate to feed on. Their homely joys and their destiny obscure. वो जो उनकी सिंपल लाइफ, इनके छोटे छोटी खुशियाँ, ऑर्डिनरी खुशियाँ, और जो डेस्टिनी जो कि ऑब्सक्योर रह गई, उस डेस्टिनी का इनको मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं बनता। What if they could not achieve pinnacles in their life? What if they could not have the luxurious life? What if they could not have the worldly possessions? What if they could not achieve something great in their life? That does not mean that they had been insignificant. अगर कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल बेकार लोग थे। तो इनकी उन खुशियों का, छोटी छोटी खुशियों का, या फिर इनकी जो डेस्टिनी थी विच रिमेन्ड ऑब्सक्योर, खुद पता ही नहीं चल पाया कि किस करबट बैठी, सो उसका मजाक उड़ाना तो कोई जस्टिफाइड नहीं। नॉट ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर मतलब जो ग्रैंड पीपल, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे दोनों जगह क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ग्रैंड पीपल शुड नॉट ऑल्सो लिसन टू देयर स्टोरीज विद हेट। जो ग्रैंड पीपल हैं, जो कि मोनार्क्स हैं या फिर जो मास्टर्स हैं, सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बॉसेस हैं, सो वो लोग जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, दे शुड नॉट हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल
द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एनल्स मतलब हिस्ट्री ऑफ द पुअर। ये इन लोगों की जो भी छोटी मोटी लाइफ की इवेंट्स हैं, इनकी पूरी लाइफ के जो इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं, उनके बारे में सुनना और सुन करके हंस देना या फिर एक हेटफुल हंसी, हेटफुल स्माइल की तरह पास कर देना। सो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। वॉट इफ दे कुड नॉट अचीव एनीथिंग? If they had only simple life, so simple life is also worth being told। वो भी तो कहानी हुई, even though it is simple, but the life तो है वो। तो उन ग्रैंड लोगों को कोई हक नहीं बनता कि इनकी उन छोटी छोटी कहानियों को डिस्डेनफुल तरीके से सुने और मजाक में उड़ा दें। कुछ हक नहीं बनता उन एम्बिशियस लोगों को कि इनके उन छोटी छोटी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को, उस लेबर को, सबको ऐसे डिस्डेनफुल तरीके से सुने या देखें। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पोम्प ऑफ पावर एंड ऑल द ब्यूटी दैट ऑल द वेल्थ एवर गिव अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर। द पैथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। क्योंकि जितने भी आप कह लीजिए बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, जो जितना भी आपको विरासत में से कुछ मिला है, इफ यू ब्रैग समथिंग दैट यू हैव गॉट इन योर inheritance, the boast of powerful, the powerful people or the people who have got everything in inheritance, and all the beauty that you have obtained with the help of riches। artificial beauty मतलब यहाँ पे वही beauty है जो artificial है, पैसा खर्च करके। so the beauty that you have gained by spending money, or the inheritance that you have got as a heredity, or the power, all these things they wait for the common hour। सबको एक ही जगह पे जाना है। वो ग्रेव जो है ना, वो that is waiting for everybody। all that glory, all the paths of glory, all the achievements, all the heredity, all the power, all the pelf, the beauty, all the things will go alike without making any difference to their grave। all the people, the beautiful people, the powerful people, the people who have got everything in inheritance, so they will have to leave everything behind। the grave is waiting for। nor you ye proud, or even proud people को भी कहना चाह रहा है कि you people, you proud people, you listen to me, impute these to the fault, if memory over their tomb no trophies raise। impute मतलब you proud people should not blame them if they could not achieve any pinnacle, if they could not do anything remarkable, if they could not win any trophy, if they could not win anything awards। तो अगर अवार्ड्स नहीं जीत पाए, ट्रॉफीज नहीं जीत पाए, या इनके लिए किसी ने वो कमेमोरेशन नहीं किया, इनके लिए किसी ने पोम्स नहीं लिखी, इनके लिए किसी ने वो कुछ लाइंस नहीं लिखी प्रेज की, सो इनका फॉल्ट थोड़ी है उसमें। दे शुड नॉट बी ब्लेम्ड। अगर इनकी लाइफ, इनके लिए, इनकी याद में अगर इनकी कब्र वो पक्की न बना करके और उस पर किसी ने वो टूम स्टोन जो होता है उस पर कुछ पोम की लाइन न लिखी हो, तो इनका फॉल्ट क्या है? इफ नोबडी केयर्ड टू रिमेंबर देयर लाइफ, से अ फ्यू वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर देयर लाइफ, अगर वो ऐसा नहीं हुआ, सो दे शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस। So you proud people, you should not blame them। Where through the long drawn aisle and fretted vault, pealing anthem swells the note of praise। If for these people ये सारी चीज़ें नहीं हुई हो, क्या जो इनके बड़े बड़े मकबरे बन करके और इनके बारे में एक लॉन्ग ड्रॉन स्पीचेस किसी ने अगर नहीं लिखी, जैसे मरने के बाद में जब बैरियल होता है क्रिश्चियंस में, तो वहाँ पे वो फ्यूनरल स्पीच होती है। means all the people they come and then they say a few words of praise for the dead person as a homage, as a tribute। so if nobody cared to give a tribute to the life, to the simple life of these people, so they should not be blamed for। इनका फॉल्ट थोड़ी है उसमें अगर किसी को नहीं पड़ी तो कुछ कहने की। ना ही इनके लिए कोई एंथम बजाए गए, सॉन्ग्स बजाए गए, ना ही सॉन्ग्स लिखे गए, ना ही किसी ने टोस्ट रेज किए इनके लिए, ना ही किसी ने इनके लिए वो मकबरा बनाया, वो पक्की कब्र बनाई, वो एपिटैफ लिखे। सो दे शुड नॉट बी ब्लेम्ड। अगर इनके लिए किसी ने कुछ ऐसा नहीं लिखा तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। क्या अगर इनके लिए वो स्टोरीड अर्न मतलब वो जो मकबरे बना दिए जाते, या फिर जो एनिमेटेड बस्ट
जो लाइफ लाइक बस्ट इनके लिए बना दिए जाते हैं, इनकी स्टैच्यूज बना दी जाती हैं। तो क्या वो स्टैच्यूज या फिर इनकी लाइफ में कसीदे पढ़ दिए जाते हैं, इनकी लाइफ में लॉन्ग ड्रोन पोम्स लिख दी जाती, इनकी लाइफ में वो सॉन्ग्स बजा दिए जाते। सो क्या उन सारी चीज़ों के होने से वो जिंदा हो पाते? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मरने के बाद में आप किसी को गाली दो, किसी के बारे में तारीफ़ करो, कुछ भी कहो, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब करना है तो जीते जी करते, अदरवाइज इट मेक्स नो डिफरेंस। तो ना करने से ऐसा तो है नहीं कि वो भूत बन के आपको डराएगा, मारेगा, बदला लेगा। वो करने से ऐसा नहीं कि वो जिंदा हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट क्रिएट एन इफेक्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एन इफेक्ट फॉर द ऑब्सक्योर डेस्टिनी ऑफ दीज पीपल। अगर किसी को फील हुआ तो कर दिया, किसी को नहीं हुआ तो नहीं किया। लेकिन यू प्राउड पीपल, यू ग्रैंड पीपल, यू पावरफुल पीपल, यू एम्बिशियस पीपल, यू शुड नॉट लुक upon them with a downgraded gaze. ये क्या है? Rhetorical. This is called rhetorical questions. A kind of question that has its own implied answer, preferably in no. जो ये dead people हैं, इन लोगों को क्या जिंदा कर सकती हैं ये सारी चीज़ें? मेंशन मतलब क्या है? इनकी बॉडी में, मतलब वो जाती हुई जान इनकी बॉडी में वापस आ सकती है क्या ऐसा करने से? No. This mention is the body. Can owner's voice provoke the silent dust? क्या अगर कुछ लोग इनके ऑनर में कुछ कह दे, if certain people say a few words in their honor, so can it provoke the silent dust? Silent dust मतलब जो अब बन चुकी है, now they are dust only. तो वो जो राख है उनकी, जो मिट्टी बन गई है, क्या उस मिट्टी में जान आ सकती है क्या? और flattery soothe the dull cold ear of death. ये जो फ्लैटरी करने से वो जो डेथ है, डेथ को कन्विंस कर दोगे कि इनको छोड़ दो, यमराज को कन्विंस कर दोगे कि भैया चापलूसी कर देते हैं थोड़ी सी, इनको जिंदा कर दो। कर सकते हैं, बन जाओ सावित्री, कर दो चापलूसी, कर दो इनको जिंदा, कर दोगे? नहीं, तो फिर क्यों मजाक उड़ानी? कम ऑफ इट, नथिंग। यू विल सिंपली डाउनग्रेड योर ओन पर्सनैलिटी बाय मेकिंग अ फन ऑफ दिस कॉमन पीपल, सिंपल पीपल। कोल्ड ईयर मतलब क्या है कि डिसइंटरेस्टेड, यहाँ पर जो है वो disinterested, unaffected. Death will remain unaffected even if you flatter it. चाहे चापलूसी करो, चाहे कुछ भी करो, यमराज मानने वाले हैं नहीं। फिर क्या है? Perhaps in this neglected spot is laid some heart that once pregnant with the celestial fire. Hence that the road of empire might have swayed or walked to the ecstasy the living liar. ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्वेड मतलब मूव्ड, सेलेशियल मतलब डिवाइन। अब आप देखिए कि इन लोगों में जिनको मौके नहीं मिले, कौन जानता है कि अगर मौके मिलते तो इनमें कोई पॉलिटिशियन नहीं बनता, कोई म्यूजिशियन नहीं बनता, कोई सेलिब्रिटी नहीं बनता। हो सकता है कि इन लोगों में जितने लोग ये मरे पड़े हैं, परहेज इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड। ये नेग्लेक्टेड स्पॉट है, ये कब्रिस्तान जो है वो क्या है? नेग्लेक्टेड स्पॉट। नोबडी केयर्स। इसमें लोग तभी जाते हैं जब किसी को लेके जाना हो और गाड़ देना हो, नथिंग एल्स, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। या फिर वो जो जिसको छोड़ के गए हैं ये लोग, वो कभी कभार आ करके और फूल रख करके चला जाए, याद करके चला जाए, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब ये जिंदा थे तब किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, अब तो मर गए हैं। तो यहाँ पर लेकिन वो लोग भी हो सकते हैं कि अगर उनको मौका मिलता तो वो भी कुछ अचीव कर लेते, जैसे कि सम हार्ट दैट वंस। यहाँ पे हार्ट सिनेक्डकी इसको कहते हैं, सिनेक्डकी। ये फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर बॉडी पार्ट से आप ह्यूमन बीइंग को रिफर करते हो, या ह्यूमन बीइंग से बॉडी पार्ट को रिफर करते हो। व्हेन द पार्ट सजेस्ट द होल और होल सजेस्ट द पार्ट। तो यहाँ पे हार्ट मतलब सम पर्सन, यहाँ पे हार्ट से मतलब है सम पर्सन। वंस प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मतलब फुल ऑफ सेलेशियल फायर। हो सकता है कि कोई बंदा यहाँ पे होता तो वो भी एक क्या है कि डिवाइन पर्सनैलिटी निकलती। या हैंड्स, यहाँ पे अगेन सिनेक्डकी है, या जो वो पर्सन, वो शायद वो एम्पायर, वो जो रॉड सेप्टर होता है उससे दुनिया को रूल करता। कौन जानता है कि यहाँ पे वो बंदा राजा निकलता अगर उसको मौका दिया जाता तो। कौन जानता है कि वो बंदा एक पैशनेट जो पॉलिटिशियन होता है वो निकलता। या फिर एम्पायर माइट हैव स्वेड, ऐसा पर्सन, रोड मतलब वो जो सेप्टर, वो जो डंडा होता है जो अथॉरिटी का एक सिंबल है, मोनार्की का सिंबल है, तो उस डंडे को पकड़ करके पूरी दुनिया पर राज करता। कौन जानता है, अगर यहाँ पे मौका मिलता तो शायद इनमें से बहुत सारे रूलर्स पड़े हैं, इनमें बहुत सारे जो ऐसे लोग पड़े हैं जिनका
पूरी दुनिया पे एक कॉस्मोपॉलिटन इफेक्ट होता है। और वेग्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, ये कौन जानता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो जो कि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लोगों को सुध बुध खोने पर मजबूर कर दे। कौन जानता है कि यहाँ पे कोई तानसेन नहीं है, कौन जानता है कि यहाँ पे कोई राजा ना हो। दे रिमेन अननोन बिकॉज दे कुड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी। इफ दे हैड गॉट सम कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर एंड अपॉर्चुनिटी, तो इनमें से भी कुछ राजा बन सकते थे, कुछ पॉलिटिशियन बन सकते थे, कुछ म्यूजिशियन बन सकते थे। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, क्यों नहीं वो हो पाए ऐसे? क्योंकि नॉलेज ने वो अपनी जो किताब होती है वो इनके सामने कभी खोली ही नहीं। दे कुड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम मतलब जो हिस्ट्री, पूरी जो किताबों में जो हिस्ट्री और जो पूरी दुनिया की नॉलेज भरी हुई है। स्पॉइल्स ऑफ टाइम मतलब हिस्ट्री, जो भी आज तक हुआ है, जो भी उस किताबों में लिखा हुआ है, वो उन पेज उनके सामने अनरोल हुए ही नहीं, वो किताब इनके सामने खुली ही नहीं। दे कुड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन। चिल पेन्यूरी, पेन्यूरी मतलब जो डेस्टिट्यूशन होता है, अटर पॉवर्टी जो होता है ना, बिल्कुल गरीबी, दरिद्रता। तो चिल पेन्यूरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज। नोबल रेज मतलब जो पैशन थी, कुछ कर गुजरने की जो पैशन होती है, उसको उस गरीबी ने ठंडा कर। देयर इंथुजियाज्म फॉर डूइंग समथिंग ग्रेट इन द लाइफ, वो खत्म हो गया। उस गरीबी के आगे उसने घुटने टेक दिए। कॉमनली ऐसे होता है, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग जिनके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा होता है, लेकिन पॉवर्टी उनको ख़त्म कर देती है। उस पॉवर्टी के आगे बहुत रेयर लोग ही निकल पाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रस्ड बाय दिस द बर्डन ऑफ दिस पॉवर्टी एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल। और जो इनकी रगों में जो जोश दौड़ रहा था कुछ करने का, इंथुजियाज्म जो दौड़ रहा था, वो ख़त्म कर, यानी कि ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, support, financial and emotional, they remain what they are। क्योंकि full many a gem of purest ray serene, dark unfathomed caves of ocean bear। क्योंकि अगर आप नॉर्मल नेचुरल फिनोमिनन को देखते हो तो many a gem मतलब many gems of purest ray serene, बहुत ही रेयर क्वालिटी वाले हीरे जवाहरात, वो कहाँ समुद्र की गहराई में पड़े हुए हैं, किसको पता। कोई जाकर अगर उठा लाए तो उनकी कीमत हो जाती है करोड़ों में, नहीं तो वो सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं, उस समुद्र की गर्त में पड़े हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ा। तो उन पत्थरों की कीमत कब आती है? जब उनको मौका मिलता है, अदरवाइज वो पत्थर है। एक मौके की वजह से ही उस पत्थर को पूजा भी जाता है, और ऐसे जने कितने पत्थर कहीं पर सड़कों पर पड़े हुए। उस पत्थर की अलग डेस्टिनी है जिसको पूजा जा रहा है, और उस पत्थर की अलग डेस्टिनी है जो सड़क के किनारे पड़ा है, जिसको कि हर कोई आ रहा है तो ठोकर मार के चला जाए। सो इट इज ऑल अबाउट डेस्टिनी। डार्क अनफैथोम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर, वो समुद्र की तह गर्त जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया, वहाँ पर वो छुपे पड़े हैं जिनको कोई नहीं जा पाया, जहाँ पे कोई नहीं जा पाया। तो ये जेम्स भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे लोग रहे जिनको किसी ने देखा ही नहीं कि इन लोगों का भी टैलेंट हो सकता है, इन लोगों की तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं कि इनमें भी कुछ वर्थ हो सकती है। अगर किसी को मौका दिया जाता तो शायद इनमें से बड़े बड़े लोग निकल। फुल मैनी ए फ्लावर्स इज born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air। कितने ऐसे रेयर फ्लावर्स होते हैं जो कि उस रेगिस्तान की धूप में अपना दम तोड़ देते, अपनी सुगंध खो देते हैं। वो कुछ फ्लावर्स वो जंगल में ब्लूम करते हैं और वहीं पे मुरझा करके दम तोड़ देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ फ्लावर्स वो भगवान के चरणों में उनको जगह मिल जाती है। वो डेस्टिनी है, अपनी अपनी डेस्टिनी है, फ्लावर्स की डेस्टिनी है। जिसको देखने वाले मिल गए उसका चमक गया भाग्य, नहीं तो वो ऐसे रह गए। तो ये लोगों की डेस्टिनी भी ऐसे ही रह गई, किसी को पड़ी नहीं थी इनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने की, तो ये ऐसे ही अनइवेंटफुल इनकी लाइफ रही। तो ये कॉमन फिनोमिनन है, इसको कॉमन फिनोमिनन से जोड़ा है कि कितने हीरे जवाहरात, कितने ऐसे प्राइसलेस जेम्स जो कि सिर्फ उस जगह पे ना पहुंचने की वजह से वहीं पे पड़े हैं अभी भी।
कितने ऐसे रेयर क्वालिटी के फ्लावर्स, रेयर मेडिसिनल प्रॉपर्टी के जो हर्ब्स, जो कि सिर्फ वहाँ तक बंदा पहुँच नहीं पा रहा है, तो वो अपना खिले, कोई अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं उस खूबसूरती को, और वो ऐसे ही मुरझा गए। सम विलेज हैम्पडन दैट विल विद dauntless breast the little tyrant of his fields withstood. Some mute inglorious Milton here may rest. Some Cromwell guiltless of his country's blood. अब यहाँ पे आपको कौन कौन से लोग मिल सकते हैं अगर उनको मौके दिए जाते। जॉन हैम्पटन वॉज अ रिवोल्यूशनरी एंड ही फॉट अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो उस लेवल पे ना हो करके इन सारे लोगों में, ये जो ग्रेवयार्ड्स हैं, इनमें शायद कोई ऐसा बंदा हो जो विलेज हैम्पडन यानी जॉन हैम्पडन की तरह ही ब्रेव हो, बोल्ड हो सकता है कि ही हैड द करेज टू फाइट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स और सम विलेज अथॉरिटी। सो हु नोज, देयर ऑब्सक्योर डेस्टिनी प्रिवेंटेड them from taking a charge against the cruelty of the world. So village Hampden that with dauntless breast मतलब courage. The little tyrant मतलब जो small scale, जॉन हैम्पटन के सामने तो वो बड़े अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ वो लड़े, लेकिन ये क्योंकि विलेज लाइफ से है तो हो सकता है कि छोटे स्केल का कोई लैंडलॉर्ड हो, एक टिरेंट पावर हो, तो उसको अगर चांस मिलता तो वो भी उनके खिलाफ खड़ा होकर के लड़ता। फॉर हिज ऑफ हिज फील्ड विदस्टूड मतलब रेजिस्टेड। तो उस जो भी टिरानी थी या जो भी एक डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ लड़ना, उसके खिलाफ खड़ा होने की उसमें ताकत थी। इनग्लोरियस मिल्टन। अब इनग्लोरियस मिल्टन मतलब मिल्टन का रेफरेंस है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन वॉज अ वेरी ग्लोरियस पर्सन, ग्लोरियस पोएट ऑफ हिज एज एंड ऑफ टाइम एंड इटर्निटी। लेकिन यहाँ पर ये जो इन विलेजर्स में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी पोइटिक क्वालिटी रही हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोविजंस और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ही रिमेन्ड इनग्लोरियस। इनग्लोरियस मतलब ही रिमेन्ड अननोन टू द वर्ल्ड। सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। और हो सकता है कि देयर माइट बी सम पावरफुल पर्सन लाइक ओलिवर क्रॉमवेल। यहाँ पे ये ओलिवर क्रॉमवेल का है, जिसकी लीडरशिप में सिविल वॉर इंग्लैंड के अंदर जो 1640s में स्टार्ट हुआ और वो फिर ओलिवर क्रॉमवेल की जो प्यूरिटन गवर्नमेंट बनी। तो हो सकता है कि इन ये जो ग्रेवयार्ड है, इनमें जो बेरिड लोग हैं, उनमें हो सकता है कि एक कोई विलेज हैम्पडन होता या कोई मिल्टन की तरह एक पोएट होता या ओलिवर क्रॉमवेल की तरह एक लीडर होता। ये लोग पॉपुलर हो पाए क्योंकि इनके साथ लोगों का साथ था, अपॉर्चुनिटीज़ थी, सब कुछ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था। लेकिन ये विलेजर्स के साथ, बेचारों के साथ कुछ नहीं था। एंड एज सच दे आर लाइंग विदाउट एनी फेम एंड नेम, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। दे कुड हैव बीन द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड। मतलब इफ दे वर गिवन अ चांस, so they would have the power to get the applause, means they would be appreciated when they commanded the senates to command, means अगर इन लोगों के पास मौका होता और इनको राजा बनाया जाता या फिर ओलिवर क्रॉमवेल जैसे ये लीडरशिप होती, so they had the capability of commanding the senate and as such receiving the applause, receiving the appreciation. साथ ही साथ they could also handle threats of pain and ruin to despise. They would also face all the challenges that the monarchy has to face. अब monarchy है, monarch है या ruler है, so he has to face the challenges also. It is not simply to get the applause all the time. हमेशा यही नहीं होगा कि वो applause तारीफ़ें मिलती जाएंगी, उसके साथ लाइफ में कुछ challenges भी होंगे, कुछ ऐसे dangerous ओकेजन्स भी आएंगे, कुछ ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आएंगी। सो दे वुड ऑल्सो फेस ऑल दीज चैलेंजेस एंड ऑल दीज सर्कमस्टांसेस ब्रेवली, अगर उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिलते। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर द स्माइलिंग लैंड, और ये भी उतने ही जेनरस होते जैसे कि कुछ जेनरस मोनार्क्स होते हैं। तो दे वुड ऑल्सो स्कैटर प्लेंटी मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रिचेज अमंग द पीपल। लोगों को वो पैसा बांटते, फ्रूट, लोगों को वो गिफ्ट्स देते, जेनरोसिटी अपनी शो करते अगर इनको चांस मिलता है। एंड रेड देयर हिस्ट्री इन द नेशंस आइज, और एज सच दे वुड ऑल्सो बिकम द हीरोज इन नेशंस आइज, दे वुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री। अगर वो ऐसा होता कि उनको सीनेट में कमांड करने का मौका मिलता तो उनको अप्रिसिएशन भी मिलती,
साथ ही साथ वो डिफरेंट तरह के जो फियर्स होते हैं, डर होते हैं, पेन्स होते हैं या जो थ्रेट्स होती हैं मोनार्की के ऊपर, वो भी फेस करते ब्रेवली। साथ ही साथ वो जेनरोसिटी भी अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी प्रजा के लिए शो करते और उनका नाम भी हिस्ट्री में लिखा हुआ होता। देयर डेस्टिनी प्रिवेंटेड देम फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग इन देयर लाइफ। इससे ही आप पिछले इस स्टैंजा को जोड़ सकते हो और इससे ही नेक्स्ट आने वाले एक दो और को जोड़ोगे। देयर लॉट मीन्स डेस्टिनी। देयर डेस्टिनी फॉरबेड, फॉरबेड मतलब प्रिवेंटेड देम फ्रॉम अचीविंग दिस एंड अचीविंग दिस। हालांकि एक तरफ जहां पर दे कुड नॉट अचीव द पिनेकल्स ऑफ ग्लोरी ड्यू टू द ऑब्सक्योर डेस्टिनी, लेकिन उसी डेस्टिनी ने इनके साथ एक भला भी किया कि ये करप्ट नहीं हो पाए। अगर शायद राजा बनते, मोनार्क बनते या पावरफुल अथॉरिटी बनते, दे वुड ऑल्सो बिकम करप्ट, जो करप्टिबल होने के चांसेस थे। तो उसी डेस्टिनी ने इनके साथ एक भला भी किया। सिंस दे कुड नॉट अचीव एनीथिंग, दे कुड नॉट होल्ड पावर, सो दे ऑल्सो रिमेन अनटच्ड बाय द करप्शन, करप्ट भी नहीं हो पाए। सो देयर लॉर्ड फॉरबेड नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन देयर ग्रोइंग वर्च्यूज। जहाँ पे एक तरफ उनकी क्वालिटीज़ को, वो जो एक एटमॉस्फेयर मिलता अपने आप को फ्लरिश करने का, वो तो रुका ही रुका, अचीवमेंट्स तो कुछ कर ही नहीं पाए, उनकी क्वालिटीज़ को तो प्रोविज़न और मौके मिले ही नहीं। लेकिन उसी लॉट ने, उसी डेस्टिनी ने क्या किया, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, जो भी कुछ उनसे पाप हो सकते थे, जो भी उनसे क्राइम्स हो सकते थे, उनको भी टाल दिया। ये एक बेहतर हुआ उनके साथ में। फॉरवेट टू वेट थ्रू, वेट थ्रू मतलब वॉक थ्रू द स्लॉटर टू द थ्रोन। अब क्या कई बार होता है कि इन ऑर्डर टू अचीव द पावर यू डोंट फील स्क्रूपलस इवन टू किल समवन। कई बार क्या होता है कि आप पावर के सत्ता की खातिर आपको कुछ लोगों को मारना पड़े, चीटिंग करनी पड़े, फ्रॉड करना पड़े, सो आप कोई गुरेज उससे नहीं रखते। तो अगर इनको ऐसे मौके दिया जाता है तो शायद ये वो पाप, वो क्राइम कर सकते थे सत्ता को हासिल करने में। हो सकता है कि मैसेकर क्रिएट करते, नरसंहार करते, लोगों को मारते, पाप करते, तो वो पाप करने से भी कम से कम बच गए। एंड शट द गेट्स टू मर्सी ऑन ह्यूमन काइंड, और इस तरीके से दे वुड शट द गेट्स ऑफ मर्सी अपॉन देम। तो फिर क्या होता, उनको ना तो वो हेवन में जगह मिलती, ना ही भगवान की मर्सी उनके ऊपर मिलती। एटलीस्ट नाउ दे आर इफ नॉट द ग्लोरियस पर्सन बट ऑल्सो नॉट द करप्टिबल पर्सन। तो कम से कम ये लोग ग्लोरियस नहीं हो पाए और बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए और अचीवमेंट नहीं कर पाए कुछ, लेकिन उसी के साथ साथ कम से कम ये चोर, पापी, क्रिमिनल वो भी होने से बच गए। और उसी डेस्टिनी ने इनको क्या होने से रोका, द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड। मतलब ये अगर कुछ गलती करते तो उस गिल्ट को, जो गिल्ट बनती है, जैसे मैकबेथ में आप देखोगे कि ही किल्ड हिज किंग इन ऑर्डर टू बिकम द किंग एंड ही सफर्ड फ्रॉम द गिल्ट। वो कॉन्शियंस स्ट्रिकन पर्सन ही रहा हमेशा। मारने के बाद में एक के बाद एक उसने क्राइम करना शुरू कर दिया, पाप किए, और उस पाप से फिर वो बहुत ज़्यादा गिल्ट रिडन हमेशा से रहा। तो अगर कुछ गलत करते तो फिर उस गलत का जो किया हुआ जो एक बोझ रहता है अपनी आत्मा पर, वो जो एक गिल्ट रिडन सोल होती है, उसको भी फिर इनको बेयर करना पड़ता। कम से कम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए तो इस गिल्ट रिडन होने से भी बच गए। तो जो स्ट्रगलिंग पैंग्स मतलब जो पेन्स होते हैं, जब आप गिल्ट रिडन होते हो, अंतरात्मा पे बोझ होता है, तो उसके तले जो आप अपने आप को बिल्कुल जो बंधा हुआ फील करते हो और पाप करने जैसा फील करते हो, तो कम से कम वो भी बच गए हो। तो कॉन्शियंस पे कोई बोझ इनके नहीं रहा। जब व्हेन दे डाइड, so they died without the burden on their conscience to quench the blushes of ingenious shame। ingenious मतलब जो unbidden, जो नेचुरल shame आती इनको, खुद से ही अपने आप पे एक घृणा होती, shame, एम्बेरसमेंट होती, तो कम से कम उस एम्बेरसमेंट को सप्रेस करने का इनके पास मौका बच गया। अगर कुछ गलत करते तो वो जो अपने नज़रों में जो गिरा जाता है, तो कम से कम उस सिचुएशन से भी ये बच गए। ये अच्छा हुआ इनके साथ बस। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम। और हो सकता है कि उन बड़ी अचीवमेंट्स को करने के लिए ये फ्लैटरी भी करते, तो फ्लैटरी करने से कम ये बच गए। फ्लैटरी मतलब क्या है कि उस लग्जरी प्राइड को हासिल करने के लिए
उस पावर को हासिल करने के लिए, उस पैसे के चक्कर में क्या करते कि बहुत सारे लोगों के अपने सुपीरियर्स की चापलूसी करनी पड़ती, कुछ झूठी तारीफ़ें करनी पड़ती, अपनी अंतरात्मा को बेच करके लोगों की एप्रिसिएशन करनी पड़ती। तो एटलीस्ट उनके उस डेस्टिनी ने इनको वो करने से भी बचा लिया। जहाँ एक तरफ ये कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए, वहीं दूसरी तरफ ये जो गलत काम करने से भी बच गए। फिर क्या हुआ इनके साथ? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। मैडिंग मतलब होता है फ्रेंजीड, पागल कर देने वाली। फ्रेंजीड क्राउड से इग्नोबल स्ट्राइफ। इग्नोबल स्ट्राइफ एक जो अजीब सी डुसम डास होती है, अजीब सी एक हसल बसल होती है लाइफ की, अजीब सी एक कियोटिक जो आप मूवमेंट में आप अपने आप को झोंक देते हो, क्या करना चाह रहे हो आपको खुद नहीं पता रहता, एक अजीब सी भेड़ चाल है, उसमें आप रोक नहीं पा रहे हो अपने आप को। तो कम से कम वो होने से ये जिसमें सुकून नहीं मिलता, तो कम से कम उस कियोटिक लाइफ को जीने से ये बच गए। सो देयर सोबर विशेज नेवर लर्न टू एस्ट्रे। तो कम से कम उस फ्रेंजीड कियोटिक लाइफ से भटकने से कम से कम ये रुक गए, बच गए। इनकी सिंपल सादी सी लाइफ रही। सोबर विशेज मतलब क्या? कॉमन सी ऑर्डिनरी विशेज, हल्का सा एक सुकून जिंदगी में, उसने क्या होने से रोक दिया कि कम से कम ये उस भेड़ चाल का, उस कियोस का हिस्सा बनने से बच गए। थ्रू आउट देयर लाइफ दे रिमेन वेरी सिंपल, काम एंड कंपोज्ड एंड सेटिस्फाइड, इवन दो दे कुड नॉट अचीव एनीथिंग। सो अचीवमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द लैक ऑफ ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, तो वो कहीं ज़्यादा बेकार है। अचीवमेंट विद लॉट ऑफ chaos in the mind is worse than not achieving anything. Remaining without an achievement is way better, far better than achieving with guilt-ridden soul. Along the cool, sequestered vale of life, they kept the noiseless tenor of their way. एक जो बिल्कुल कन्फाइंड से ब्लाइंड एलीज होते हैं, कन्फाइंड से रास्ते होते हैं, कियोटिक वेज ऑफ लाइफ होते हैं, उसमें भटकने से बेहतर इनकी लाइफ कैसी रही? बड़ी सीधी सादी एक यूनिडायरेक्शनल लाइफ इनकी रही और सिंपल सी लाइफ एंड इनकी हो। सिक्वेस्टेड क्या होता है? आइसोलेटेड। अमंग द कूल सिक्वेस्टेड वेल ऑफ लाइफ, मतलब एक यूनिडायरेक्शनली एक छोटी सी स्मॉल स्केल लाइफ इनकी रही। लाइफ का दायरा बहुत छोटा रहा और उसमें पूरा पीसफुल हो करके बड़े शांति अचीव करके इनकी लाइफ एज इट इज रही। दे कैप द नॉइजलेस टेनर। नॉइजलेस टेनर मतलब क्या है? दुनिया को अब प्रोक्लेम करने की जरूरत नहीं थी कि आई एम दिस और आई एम दैट। कोई, क्योंकि फेम नहीं था, नेम नहीं था, अननोन की तरह जैसे ज़िंदगी होती है वैसे, लेकिन वो सेटिस्फाइड थे। दे वर सेटिस्फाइड इवन दो दे वर नोन टू द वर्ल्ड। उस फेम की, उस नेम की कोई इनको ऐसी एम्बिशन नहीं थी। तो वो बून साबित भी हुआ उनके लिए, क्योंकि कम से कम वो पीस ऑफ माइंड तो उनके साथ रही। येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेस्ट सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाई। इनकी लाइफ बिल्कुल ही अननोन रहे, उससे बचाने के लिए, इनकी लाइफ को भी किसी न किसी तरीके से होमेज देने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए, एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए, तो शायद कहीं इनके लिए भी कोई मेमोरियल या कोई टूमस्टोन या कोई एपिटैप लिखे हुए हैं, उनको ये यहाँ पे कह रहे हैं। ये दीज बोन्स मतलब दीज डेड बॉडीज, जो कि यहाँ पे कब्रिस्तान में ये दबी हुई हैं, बैरिड हैं, तो उन लोगों को उस इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, मतलब इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज पीपल फ्रॉम इंसल्ट्स, एम्बेरसमेंट, उससे बचाने के लिए और इनकी थोड़ी सी लाइफ को कोमेमोरेट करने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, शायद इनके लिए भी किसी ने कुछ तो थोड़ा बहुत लिखा ही होगा पास में। जैसे कह रहे हैं ये कि सम फ्रेल मेमोरियल। फ्रेल मतलब क्या? ऑर्डिनरी मेमोरियल। अब जो भी मेमोरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम लाइन्स दैट समबडी कंपोज्ड, मेमोरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एपिटैप, जो कि वो टूम स्टोन पे जो लिखा हुआ होता है किसी के बारे में, जो 2 लाइन तारीफ की वो, या फिर किसी फॉर्म में कुछ, जैसे कि इनकी याद में ये बनाया हुआ है या इनकी याद में ये किया हुआ है। सो सम और अदर वे सम फ्रेल ऑर्डिनरी मेमोरियल, कहीं ना कहीं किसी ने उसको, नाई मतलब नियर बाय, कहीं ना कहीं किसी ने उसको लिखा होगा। फिर भी देखना चाहते हो कि इनकी लाइफ के बारे में किसको क्या पड़ी थी, तो शायद किसी को भूले बिसरे किसी पर्सन को इनकी लाइफ के बारे में कुछ एहसास रहा होगा कि यार इनके लिए भी कुछ 2 लाइंस तो बनती ही है। तो कहीं ना कहीं वो फ्रेल मेमोरियल
वो फ्रेल मेमोरियल लिखा हुआ विद अनकोथ राइम। अनकोथ मतलब क्या है कि अनलेटर्ड, जैसे होता है ना, एक तो होती है पॉलिश्ड पोइट्री होती है बिल्कुल राइम रिदम के साथ बिल्कुल, एक होती है ऊबड़ खाबड़ सी, तो रफ राइम एंड शेपलेस स्कल्पचर डेट। तो हो सकता है कि किसी ने इनकी कोई स्कल्पचर बनाई हो, स्कल्पचर के नीचे 2 लाइंस लिखी हों, हालांकि वो ऊबड़ खाबड़ की तरह लिखी हो और स्कल्पचर भी टेढ़ा मेढ़ा भी हो, लेकिन फिर भी किसी ने इनको एक ट्रिब्यूट पे किया हो। तो हो सकता है, यू कैन ऑल्सो फाइंड if you try to know about these people, so you can still find some or other memorial dedicated to these people, implores the passing tribute of a sigh। और वो जो फ्रेल मेमोरियल्स हैं, वो जो लाइंस हैं, पर्टिकुलरली टूम स्टोन के बारे में यहाँ पे बात करी है, तो जो टूम स्टोन है वो रह करके वो कोई भी जो गुजर रहा है उससे ये एक्सपेक्ट करती है कि यू ऑल्सो स्टॉप अ लिटिल वाइल एंड देन फील फॉर अस। असाई मतलब एक इमोशनल रिस्पॉन्स। वो जो मेमोरियल्स हैं वो सिर्फ अगर इफ़ यू कम अक्रॉस दीज मेमोरियल्स, सो दे एक्सपेक्ट दैट यू ऑल्सो स्टॉप एंड पे अ स्लाइट ट्रिब्यूट टू दीज पीपल। कम से कम उनके उस लाइफ को कमेमोरेट करो, एक यही कह दो कि यार ये लोग भी अच्छे थे, कम से कम इतना ही 2 वर्ड्स कह करके चले जाओ। तो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट, इवन दो दे रिमेन अननोन, अनफैमिलियर, अनएक्नोलिज्ड, अनसंग, लेकिन फिर भी उनकी भी आत्मा ये एक्सपेक्ट करती होगी कि कोई जो पास से गुजर रहा है तो वो इनके बारे में 2 शब्द कह करके चला जाए या फील करके चला जाए। जैसे कि कोई जो लविंग कोई बड़ा आदमी होता है तो उसकी टूम स्टोन के पास में सारे लोग फूल चढ़ाते हैं और याद करते हैं, तो दे ऑल्सो डिजर्व दिस काइंड ऑफ मेंशन एटलीस्ट, दे ऑल्सो डिजर्व दिस काइंड ऑफ रेवरेंस एटलीस्ट। इतना छोटा सा रेस्पेक्ट तो ये भी डिजर्व करते हैं। देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय अनलेटर्ड म्यूज। वो टूम स्टोन जो फ्रेल मेमोरियल है, हो सकता है उस पर क्या क्या होगा, उन पर नाम हो सकता है, उनकी जो ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ वो हो सकती है, या फिर कुछ और उनके बारे में 1-2 लाइंस जो कि अनलेटर्ड म्यूज। अनलेटर्ड मतलब वही रफ पोइट्री जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हाई क्लास की पोइट्री ना सही, लेकिन किसी ने ऐसे ही 2 शब्द तारीफ के इनके बारे में जो लिखे हुए हैं तो वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, जो भी मतलब जिस तरह से भी छोटा मोटा जो भी फेम इनके लिए आपकी नज़रों में आता है, जो भी छोटा मोटा रेवरेंस इनकी नज़रों में आपकी नज़रों में इनके लिए आता है, जो कॉमेमोरेशन, एलिजी सप्लाई, यहाँ पे एलिजी मतलब जिस तरीके से जो लोग एलिजी लिखते हैं लोगों के बारे में, जैसे टॉमस ग्रे ने एलिजी इन सारे लोगों के लिए लिखी है। एंड मैनी होली टेक्स्ट, होली टेक्स्ट मतलब जैसे बाइबल, तो बिब्लिकल हो सकता है कि उन टूम स्टोन्स पर क्या लिखा हुआ हो, बाइबल की 1-2 लाइंस लिखी हुई हो जो कि कॉमन फेट ऑफ ह्यूमैनिटी उसको शो करते हैं कि भी लाइफ यही है। तो इनके बारे में भी वो जो दैट शी इज ट्रूज, शी मतलब वो जो एलिजी, तो जो एलिजी मतलब जिस तरह की भी कमेमोरेशन सप्लाई करती है, सप्लाई मतलब एक्सपेक्ट करती है, एलिजी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस पर्सन के बारे में या उन लोगों के बारे में जिनके बारे में एलिजी लिखी गई है कुछ तारीफ़ के 2 वर्ड्स लिखे जाएं, कुछ 2 लाइंस लिख दी जाएं पोइट्री की कि ये भी कुछ थे, ताकि उनकी लाइफ को एक जस्टिफिकेशन मिल जाए, मीनिंग मिल जाए। कम से कम वो जिए, जब तक जिए तब तो अनसंग रहे, अननोन रहे, कोई फेम नहीं था, लेकिन मरने के बाद में एटलीस्ट कोई बंदा तो उनको याद कर ले। इतने कॉमन, इतने ऑर्डनरी भी नहीं थे कि उनको कोई याद ही ना करे, लोग तो थे, ह्यूमैनिटी की खातिर तो किया ही जा सकता है ऐसा। सो दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, तो मतलब वो बिब्लिकल रेफरेंसेस, बिब्लिकल कोटेशंस, 1-2 कोटेशंस बाइबल की जो कि ये बताती हैं कि भाई इट इज़ कॉमन टू डाई और एवरीबॉडी हैज़ टू डाई। तो जो मर गया उसके लिए, उस सोल के लिए, जो डिपार्टेड सोल है, 2 शब्द तो किसी के मुंह से निकलने ही चाहिए। इस स्टैंजा में यही है कि हर कोई एटलीस्ट इतना तो चाहता ही है कि मेरे जाने के बाद में कोई तो हो जो मुझे याद करे। ऐसे ही दुनिया को कोई नहीं छोड़ता, ऐसे ही सब कुछ अपना लाइफ को छोड़ के नहीं जाता, ये कि कम से कम कोई तो उसके मरने के बाद में याद रखे, इतना तो एक्सपेक्ट कोई भी करता है। तो फॉर हू टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, मतलब हु वांट्स,
who wants that he should be totally forgotten. This pleasing anxious being ever resigned, left the warm precincts of the cheerful day. When they died, they left the warm precincts. Precincts मतलब areas of the cheerful day, मतलब जो best of life, जो प्राइम टाइम होता है, जब उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे नहीं छोड़ा, अपनी लाइफ में या फिर जो पीछे लोगों को छोड़ के गए ऐसे नहीं उन्होंने सब कुछ छोड़ के चले गए। एटलीस्ट जाने के बाद में उनको कोई तो याद रखे, इतना तो कोई भी चाहता है। तो यहाँ पे यही है कि कौन नहीं चाहता। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन की तरह है, रिटोरिकल क्वेश्चन की तरह है कि यार हु डज नॉट वांट टू बी रिमेंबर आफ्टर ही हैज लेफ्ट एवरीथिंग। प्रोक्लेम ना करे तो अलग बात है, लेकिन इतना तो कोई भी अंदर से चाहता है कि यार मेरे मरने के बाद में मुझे कोई तो याद कर ले। कौन ऐसा है जो यहाँ पे छोड़ के भी चला जाए दुनिया को, सब कुछ यहीं पे छोड़ के चला जाए और एक जरा सी भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि मेरे जाने के बाद में मुझे कोई याद करे। तो ऐसा कौन होगा? हर कोई एटलीस्ट ये चाहता जाने के पहले कि मैं जब जाऊं तो मेरे पीछे कोई तो मेरा नाम लेने वाला हो, एटलीस्ट कभी तो मुझे भूले बिसरे याद कर ले। वंस इन ए ब्लू मून और वंस ए ईयर, कभी भी एटलीस्ट जब उसकी डेथ एनिवर्सरी हो या कभी भी कुछ भी किसी भी, तो उनको याद तो किया जाना, इतना तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है। ऑन सम फोन ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रियलाइज। सम फोन ब्रेस्ट यहाँ पे ये भी सिनेक डकी है। व्हेन द पार्ट सजेस्ट द होल और होल सजेस्ट द पार्ट, मतलब सम क्लोज फ्रेंड या डियर एंड नियर वन ऑन सम फोन ब्रेस्ट, यानी कि ऑन सम क्लोज वन, डियर एंड नियर वन, द पार्टिंग सोल रियलाइज। पार्टिंग सोल मतलब जो डाइंग पर्सन है। डाइंग पर्सन डिपेंड्स, व्हेन द पर्सन डाइज ही डिपेंड्स ऑन द क्लोज्ड वन, on the dear and near one, that after he dies they will remember him। जाता हुआ आदमी, मरता हुआ पर्सन, कम से कम अपने उस सबसे क्लोज पर्सन के ऊपर ये तो डिपेंड होके जाता ही है कि भाई चलो मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे बाद में शायद ये मुझे अपनी यादों में ही सही कभी कभी जिंदा रखेंगे। तो इतना तो वो करते ही। Some pious drops of closing eye required। Some pious drops मतलब a tear or two of sincerity, कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे बाद में एक दो आंसू तो सिंसेरिटी के बहा दे, याद कर ले, मुझे भी लगे कि हाँ कोई तो था जिसको फ़र्क पड़ रहा है मेरे जाने से। यहाँ पे जिस तरीके से ये अननोन अनसंग तरीके से यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है इनकी, तो इससे तो ये लग रहा है कि कोई इनकी लाइफ इतनी इनसिग्निफिकेंट थी कि किसी को इनके जाने का मरने को कोई फ़र्क ही न पड़े। तो एटलीस्ट वो जो मरता हुआ आदमी, चाहे वो बड़ा आदमी है छोटा आदमी है, ये तो वो डिपेंड करके जाता है अपने उस क्लोज्ड वन पर कि मेरे मरने के बाद में ये मुझे अपनी यादों में ज़िंदा रखेगा। द वॉइस ऑफ नेचुरल क्राइज, वॉइस ऑफ नेचर क्राइज इवन इन आवर एशेज लिव देयर वांटेड फायर्स। कब्र इतना तो एक्सपेक्ट करती ही है, अगर इसको हम पर्सोनिफाई करें तो कब्र मतलब कब्र में वो लेटा हुआ पर्सन, वो इतना तो एक्सपेक्ट करता ही है कि जाने वाला उसके बारे में एक दो वर्ड्स तो कह ही दे, ये तो कह ही दे कि बड़े अच्छे आदमी थे। वो जो एशेज हैं, मतलब जो राख बन चुके हैं, वो डस्ट जो बन चुकी है, वो डस्ट में एक जो लिंगरिंग विश तो रहती है कि कोई इसको ये देख करके कह दे कि यार ये जिन पर्सन की राख है, जिन पर्सन की डस्ट है, बड़े अच्छे आदमी थे। इवन आवर टूम, our ashes, they expect that somebody or other should say 2-3 words of praise for them, at least यही कह दे कि rest in peace, we miss you dearly। अब यहाँ से एक इस पोम का एक यू टर्न आता है। यहाँ पे पोएट अपने आप को इमेजिन करता है, अपनी डेथ को इमेजिन कर रहा है और अपने फ्यूनरल को भी इमेजिन कर रहा है और अपने एपिटैप को भी इमेजिन कर रहा है कि शायद क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में इतना सोच रहा हूँ तो जब मैं यहाँ से जाऊँ तो शायद मेरे बारे में भी कोई कुछ तो बात करे। अब वो क्या बात करेगा ये इन्होंने यहाँ पे इमेजिन कर दी है। तो फॉर दी यहाँ पे कौन है? वो यू, अपने आप से ही, सेल्फ एड्रेस्ड, यानी कि जो पोएट हिमसेल्फ अपने आप को यहाँ पे ये इमेजिन कर रहे हैं। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, बिकॉज थॉमस ग्रे इज माइंडफुल। माइंडफुल मतलब कॉन्शियस, he feels, he is empathetic towards these unhonored dead, unknown people who are dead। ये जो पोएट है खुद, कि भी तुम खुद अपने आप से कह रहा है कि तुम जो कि इन लोगों के बारे में इतना चिंतित हो, इतना परेशान हो, इतना सोचते हो, जब तुम यहाँ से जाओगे तो शायद कोई तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो कहेगा। डोस्ट मतलब डू। इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट
जो कि इन लाइन्स में अब तक सो फार ही हैज़ रिलेटेड द लाइफ्स, द सिंपल लाइफ्स ऑफ दीज विलेज पीपल, कि इन लाइन्स में, अब तक की लाइन्स में एक बिल्कुल आर्टलेस टेल, मतलब ऑर्डिनरी टेल, ऑर्डिनरी स्टोरी, यू हैव बीन टेलिंग द ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ दीज पीपल इन दीज लाइन्स। तो उनके बारे में, उस पर्सन के बारे में, खुद के बारे में भी कोई सोचे, ऐसा उसको फील हो रहा है। इफ चांस, अगर कभी ऐसा पड़े, मौका पड़े, बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेट, व्हेन यू आर अलोन एंड देन यू सीम टू बी कंटेम्पलेटिंग, सोच रहे हो कुछ, ठीक, तो सम किंड्रिड स्पिरिट शैल इंक्वायर दाई फेट, कि भाई तुम जो कि इन लोगों के बारे में इतना चिंतित हो, इतना सोच रहे हो कि इनके कोई पूछे, कोई ट्रिब्यूट पे करे, कुछ श्रद्धांजलि दे, तो जब शायद कभी कोई बैठा हुआ चिंतित, शायद कभी कोई अकेला जब बैठा हुआ हो, तो हो सकता है तुम्हारे बारे में भी कुछ इंक्वायर करे कि भाई एक टॉमस ग्रे भी, एक वो भी बंदा था, तो वो क्या सोचेगा, उसको आगे फिर ही बताते हैं। जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड स्पिरिट मतलब कोई भी पर्सन, शैल इंक्वायर दाई फेट, दाई मतलब योर, तुम्हारे बारे में भी कोई ना कोई ये क्यूरियस होगा कि तुम क्या थे। हैप्पली मतलब परहैप्स, सम होरी हेडेड स्वेन मतलब सिंपल विलेजर, ग्रे हेयर्ड विलेजर में से, तो शायद वो क्या कहेगा। इफ somebody inquires, somebody is curious to know something about you, तो वो कोई भी बंदा तुम्हारे बारे में क्या कहेगा जो तुम्हें जानता हो, क्या कहेगा, ये इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से है, जो वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरे बारे में भी जब मैं मर जाऊँगा तो कोई कुछ पूछे कि भाई टॉमस ग्रे किस टाइप के आदमी थे, तो शायद कोई भी मुझसे रिलेटेड जो मुझे चाहता हो या मुझे पहचानता हो, तो ये कह सकता है मेरे बारे में, ये इमेजिन किया है ना अपने बारे में। ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, कि अक्सर हमने उस टॉमस ग्रे को कैसे देखा था कि उधर लैंडस्केप की साइड में या फिर उन जो पैस्चर्स हैं उनके साइड पे जाते हुए, कहाँ पे, इन द पीप ऑफ डॉन, मतलब सुबह ही सुबह। तो जब भी हमने उसको नोटिस किया कि सुबह सुबह जब वो उस खेत की तरफ जाता हुआ, वो जो घास पे चलता हुआ, उसकी ओस को पूछते हुए, कहाँ पे, इन ऑर्डर टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, वो जो अर्ली मॉर्निंग और सनराइज़ को देखने के लिए, क्या अक्सर हमने उसको देखा कि सनराइज़ को देखने के लिए उधर खेतों के साइड में उसको हमने जाते हुए देखा। देयर एट द फुट ऑफ योंडर मतलब दैट साइड ऑफ दैट साइड, नोडिंग बीच, नोडिंग मतलब क्या है, झुका हुआ, जो एक स्टूपिंग, एक जो झुका हुआ ट्री है, जैसे विलो ट्री होते हैं, उसकी साइड में हमने उसको जाते हुए देखा। रीस मतलब ट्विस्ट, इट्स ओल्ड फैंटेस्टिक रूट्स, जो उसकी जो पेड़ की जो रूट्स हैं, वो रूट्स बिल्कुल ट्विस्टेड रूट्स हैं, और ऊपर जैसे बरगद के पेड़ की भी रूट्स आपको निकली हुई दिखाई देती हैं, तो वो वाला पेड़, उसकी तरफ हमने इसको जाते हुए देखा। His listless length at noontide would he stretch, listless length, listless मतलब क्या है, अनइंटरेस्टेड तरीके से उसकी तरफ वो कदमों को बढ़ाते हुए या फिर उसके नीचे हमने उसको जाते हुए देखा। And pour upon the brook that babbles by, pour मतलब क्या होता है, think deeply, मतलब क्या देखा हमने कि कभी कभार उस पेड़ के नीचे वो थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ, मतलब सोते हुए रिक्लाइनिंग कंडीशन में, अपने पैर को स्ट्रेच करके रिक्लाइनिंग कंडीशन में, और उससे टेक लगा करके हमने उसको बिल्कुल गहन सोच में कई बार देखा। कहाँ, उसी के साथ साथ में वो ब्रूक मतलब वो जो रिवर, छोटी सी रिवर, वो रिवर जो बह रही है उधर के साइड में हमने उसको अक्सर देखा। हार्ड योन बाय वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, और कई बार हमने इसको कैसे देखा, योन मतलब योंडर, वही उधर वाले जंगल के साइड में, नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, कई बार हमने उसको देखा ऐसे मुस्कुराते हुए। और मुस्कुरा भी क्या रहा है, शायद वो डिसअप्रूव कर रहा है किसी चीज़ को, कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही है, जिसको कि वो ही स्माइलिंग अवे द थॉट फ्रॉम हिज माइंड। और अक्सर फिर क्या हुआ कि उठ के वो चल पड़ा और वहाँ पे अपने आप से ही बातें करता चला जा रहा है, और कुछ ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग ही इज़ नॉट प्लीज्ड विद, किसी चीज़ से खुश नहीं है और उसकी बातें अपने आप से ही वो कंप्लेन करता हुआ चला जा रहा है। नाउ ड्रूपिंग वोफुल वैन लाइक वन फॉरलोन, फिर कभी कभार कैसे दिखता, बिल्कुल ड्रूपिंग, बल्कि चिंतित स्थिति में, बिल्कुल अपने एक कंटेम्पलेटिंग मूड में,
वो जैसे कि कोई बिल्कुल अकेला अलग थलग एलिनेटेड पर्सन हो जिसको दुनिया से कोई मतलब ना हो, तो उसकी तरह से हमने अकेला उसको अक्सर देखा। और क्रेज्ड विद केयर और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, या उस आदमी की तरह जो कि बिल्कुल दुनिया की चिंता से पागल हो गया हो, या फिर समवन हु इज़ डिसअपॉइंटेड इन लव, जिसको कि प्यार में धोखा मिल गया हो। तो उस तरह से उसको हमने अपने ही आप से बातें करते देखा, अपने ही आप से कुछ कंप्लेन करते हुए देखा, अपने ही उस सैडनेस में अपने आप को उलझते हुए देखा। देन व्हाट हैपेंड, वन मॉर्निंग आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये जो रोज़ जैसा नज़ारा था उसका, किसी पेड़ के पास जाकर के लेट जाना, नदी के पास जाकर के बैठे रहना, सोचते रहना, कभी ऐसे उठ के चलते ना, अपने आप से बातें कर लेना, ये जो रूटीन हैबिट्स थी एक दिन ये नहीं दिखी। ना तो सुबह ही सुबह हमने उसको जाते हुए देखा अलोंग द हैथ नियर हिज फेवरेट ट्री, वो जो हैथ मतलब वही वीराने को पार करते हुए, वो जो लैंडस्केप को पार करते हुए उस ट्री के पास जाकर के, जो बीच ट्री उसके पास जाकर के उसके नीचे लेट करके और सोचते हुए, वो नहीं देख पाया, एक दिन मिस किया। मतलब अनदर डे केम, दूसरा दिन आया, नॉर येट बिसाइड द रिल, ना ही वो ब्रूक की साइड में, जो ब्रूक था वो जो रिवर थी, ना वो पेड़ की साइड में, ना ही रिवर की साइड में, ना ही लैंडस्केप पे, अगले दिन भी नहीं दिखा। नॉर ऑफ द लॉन नॉर एट द वुड वॉज ही, ना ही उस जंगल में, ना ही उस लैंडस्केप में, वो अगले दिन भी नहीं देखा, उससे अगले दिन भी नहीं दिखा। दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग। नेक्स्ट डे वी डर्ज ड्यू इन सैड अरे, एक सैड अरे जैसे फ्यूनरल प्रोसेशन। अगले दिन हमने एक बड़ा ही सैड सा फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। अगले दिन देखा कि कुछ लोग एक डेड बॉडी को ले जाते हुए चर्च यार्ड की तरफ जा रहे। स्लो थ्रू द चर्च वे पैथ वी सॉ हिम बॉर्न मतलब कैरिड। तो हमने क्या देखा, चर्च यार्ड की तरफ, चर्च की तरफ उसको ले जाते हुए हमने देखा, मतलब ही वॉज नो मोर। अप्रोच्ड एंड रेड फॉर दाउ कैन रीड द ले मतलब पोम। यू अप्रोच, अब यहाँ से क्या है, अप्रोच की उस जो पर्सन इसके बारे में कह रहा है वो सबको, रीडर को कह रहा है कि नाउ यू कैन अप्रोच एंड रीड व्हाट इज रिटन ऑन द टूम स्टोन। कि अब उसको चर्च यार्ड में ले जाते हुए देखा मैंने और उसको वहाँ पे बैरी कर दिया, उसका दफन हो गया। अब उसका जो टूम स्टोन है, जो पत्थर लगा हुआ होता है साइड में, उस पर कुछ लिखा हुआ है, यू गो एंड रीड बिकॉज आई कैन नॉट रीड, फॉर दाउ कैन रीड, क्योंकि आप पढ़ सकते हो तो यू आर रीडर सो यू मे रीड। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ योर एज्ड थॉर्न, जो थॉर्न ट्री है वो जो है, तो वहाँ पर दैट उसके नीचे, उस ट्री के नीचे जहाँ पे उसकी कब्र बनाई है, उसका टूम स्टोन है, उस टूम स्टोन पे कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में। सो यू गो देयर एंड रीड, वो जो एपिटैप है। तो ये एपिटैप भी क्या है, उनका सेल्फ इमेजिन्ड एपिटैप है, यानी उसने, टॉमस ग्रे ने अपने ही लिए ये एपिटैप लिख दिया इस पोम में कि मैं सबको देखा मैंने, और हो सकता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे बारे में भी कोई ऐसी बात करे, और मेरे इस टूम स्टोन पे ये लिखा हुआ होगा। क्या था, हेयर रेस्ट इज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ अ यूथ टू फॉर्च्यून एंड टू फेम अननोन। कि यहाँ पे कौन है, इस कब्र में कौन लेटा हुआ है, कौन यहाँ पे दफन किया हुआ है, वो बंदा जो कि फॉर्च्यून और फेम दोनों से ही अनजान था। मतलब ना तो वो फेमस था, ना ही वो फॉर्चुनेट था, ना ही वो पैसे वाला था, ना ही बहुत ज़्यादा डेस्टिनी उसकी सिक्योर्ड थी। मदर नेचर या अर्थ की गोद में जो सोया हुआ है, ये कौन है, ये जो बिल्कुल ऑब्सक्योर डेस्टिनी रही इसकी। अ यूथ टू फॉर्च्यून एंड फेम, फेयर साइंस फ्राउन नॉट ऑन हिज हम्बल्ड बर्थ एंड मेलनकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन। फेयर साइंस मतलब थोड़ा बहुत एजुकेटेड था, ऐसा नहीं था कि साइंस और एजुकेशन ने उसकी तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं, देखा मतलब ही वॉज मैनेजेबल एजुकेटेड, हल्का सा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। हम्बल बर्थ मतलब एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हुआ, ऑर्डिनरी उसकी लाइफ थी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था वो। लेकिन क्या हुआ, मेलनकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, लेकिन पूरी ज़िंदगी कैसा रहा, वो दुखी रहा, परेशान रहा, सैड। हिज एंटायर लाइफ वॉज द लाइफ ऑफ सैडनेस, सोरोफुल। He remained sorrowful throughout his life. Large was his bounty and his soul sincere. He did not have anything but he was generous. Having nothing he hath all. क्या था उसके पास देने के लिए? Sincerity, honesty और empathy. He had empathy for everyone. Even though he had no riches, बहुत ज़्यादा पैसा उसका कुछ नहीं था, लेकिन he had
empathy for all the people, particularly for the unsung people, for the haves not, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास उसके लिए सिंपैथी थी। तो his bounty was large, bounty मतलब गिफ्ट्स, दूसरों के लिए फीलिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा प्लेंटी में थी। एंड his soul sincere, he was a very sincere soul, honest. Heaven did a recompense as largely said, और क्योंकि वो सिंसियर था, जेनरस था, सो इसलिए उसको भगवान ने क्या गिफ्ट दिया था? इट वॉज रिकम्पेंस। रिकम्पेंस मतलब क्या है? जो कंपेंसेशन। क्या कंपेंसेशन मिली थी भगवान से उसको तरफ? ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड अ टीयर, मतलब एम्पैथी। ही वॉज बेस्टोड विद द क्वालिटी ऑफ एम्पैथाइजिंग विद द सैड पीपल, विद द पुअर पीपल। दुखी लोगों के साथ वो उस दुख में शामिल होने की क्वालिटीज को थी। He gave to misery. To misery मतलब क्या? All miserable men, all miserable people. He had sincere feelings. He gained from heaven. It was all he wished a friend. It was his ultimate wish to have a sincere friend, to a close friend, who remembers him after he is no more. तो ये उसके टूमस्टोन पर लिखा हुआ था। यानी कि आधी पोम में उन्होंने जो दूसरे लोग थे, हैव्स नॉट थे, जो गांव के वो लोग थे जिनके बारे में किसी को कोई केयर कुछ नहीं है, जिनको डेस्टिनी ने भी अपना किनारा कर लिया, जिनकी तरफ किसी ने कोई सोचा तक नहीं कुछ भी करने के लिए, जो फॉर्चुनेट नहीं रहे, तो उनके लिए थॉमस ग्रे ने ये एलिजी लिखी। और फिर आधी पोम के बाद में अपने लिए भी एक एपिटैफ और अपनी लाइफ के लिए भी सोचा कि व्हेन आई माई सेल्फ विल नॉट बी एनी मोर, when I die, so who will remember? So he imagines that somebody or other will also remember me. How he will remember? कि हाँ एक था जो कि सुबह ही सुबह हम देखते थे उसको उधर साइड में, हिल साइड में जाते हुए, उस पेड़ के नीचे सोते हुए। सो क्या रहा है? वो बैठा हुआ है और वो कंटेम्पलेशन कर रहा है, क्या सोच रहा है पता नहीं किसके बारे में। अक्सर उसको ऐसे देखते थे। एक दिन वो नहीं देखा, वो he was no more, and then we got to know that देयर वॉज समथिंग रिटन ऑन हिज टूमस्टोन। ये उसके एपिटैफ पर लिखा हुआ था। तो अपने टूमस्टोन को भी इमेजिन किया, अपनी लाइफ को भी, और अपनी जो फीलिंग्स थी उन विलेजर्स के लिए वो भी इसमें एक्सप्रेस की। उनको एक ट्रिब्यूट है, उनको, उन सारे लोगों को एक ट्रिब्यूट है, क्योंकि नो बडी हैड एनी फीलिंग फॉर दोज पीपल, सो ही शुड शेयर दोज थिंग्स। तो वैसे तो एलिजी लोगों के लिए लिखी जाती है, डियर नियर वंस के लिए, लेकिन थॉमस ग्रे ने उन सारे लोगों के लिए लिखी जिनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। होपफुली आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट ऑफ दिस पोम। सो like and share this video, and this poem is prescribed in many UG and PG courses. जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये UG में PG में लगी होती है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को ये शेयर करिए ताकि वो बेनिफिटेड हो। और ये उस प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें बाकी सारी जो सिलेबस में लगे हुए लेसन्स होती है, पोम्स होती हैं, उनके एक्सप्लेनेशन पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो डू सब्सक्राइब टू इट so that you don't miss the videos in future. Thank you so much.